ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक, ये पेज दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, ठीक। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे ना, बेसिकली जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का, है ना। बस वो इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही कल हम पढ़े थे, और जिसमें कुछ बेसिक जो कंडीशंस इसके साथ एसोसिएटेड है, वो कंडीशंस के बारे में हम एक आउटलुक आइडिया हम लोग को मिला था, है ना, कि बीटा गामा फंक्शन हमको क्यों चाहिए, है ना। कौन कौन से फील्ड में गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का ज़्यादा यूज़ है, जिसके कारण हमको ये दोनों फंक्शन को पढ़ना ज़रूरी होगा। और बीटा गामा फंक्शन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक टर्म हम लोग को मिला था, ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और भी देखे थे कि जो गामा फंक्शन है, उस गामा फंक्शन को हम लोग तीन अलग अलग प्रकार से डिनोट किए थे। बट जो इन जनरल जो फॉर्मूला है और जो फॉर्म है, इसी फॉर्म से हम गामा फंक्शन को डील करेंगे। ठीक है, यही चीज़ें था कल जो हम लोग कल बात किए थे। अब आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे, हाँ, यहाँ पे एक टर्म कल हम लोग के सामने आया था, कन्वर्जेंस, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है गामा इन इज कन्वर्जेंट फॉर एन ग्रेटर देन 0। तो आज जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कन्वर्जेंस ऑफ दीज टू फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे आज कि ये जो दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन का जो कन्वर्जेंस है, वो कन्वर्जेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ कि दिस इज कन्वर्जेंस, है ना। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कन्वर्जेंस के ऊपर है, कि बीटा और गामा फंक्शन का कन्वर्जेंस कब होगा, और कंडीशंस जो लिखा गया था, कौन सा कंडीशन ना, एक बार आप लोग को फिर से दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हम लोग लिखे थे कि बीटा गामा फंक्शन का, जैसे ये बीटा फंक्शन में देखो यहाँ पे लिखा गया है एम ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन 0, एंड करस्पॉन्डिंगली गामा फंक्शन के लिए भी लिखा गया है एन ग्रेटर देन 0 फॉर रियल वैल्यू ऑफ एन, एंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये चीज कल बताया गया था। तो आज इसी को हमको डील करना है कि ये जो दोनों जो कंडीशन लिखा गया था दोनों फंक्शन के लिए, ये दोनों फंक्शन में ये कंडीशन किस तरीके से सेटिस्फाई होता है, ये हमको देखना है। और उससे पहले जो चीज़ हम देखेंगे कि कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि कन्वर्जेंस क्या है? पहले अगर आप लोग पढ़े भी होंगे, मेरे ख्याल से बीएससी में था ये पार्ट, तो क्या कोई बता सकते हैं कि कन्वर्जेंस क्या है? एनीवन? अभिनव जायसवाल, लव पटेल? ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कन्वर्जेंस क्या है ना। देखो, मैं यहाँ पे ना एक सीरीज लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक सीरीज लिख रहा हूँ, 3 सीरीज लिखूंगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के तरीके से लिख रहा हूँ, कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, 1, 3, 5, 7, ऐसे करते हुए 2n-1, और ये आगे बढ़ता गया, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 1, 1/2, 1/3, 1/n, ये आगे चलता गया। और एक तीसरा एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूँ मैं, 1-1, 1-1, ऐसे करते हुए -1n-1। ओके, ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा, ये तीनों जो सीरीज में लिखा हूँ यहाँ पे। आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। ठीक,
तो ये जो तीनों यहाँ पे मैं सीरीज लिख दिया, ये तीनों सीरीज में हम कुछ कुछ मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। किस प्रकार से, देखो ना, पहला एग्जांपल को देखो। अगर आप पहला एग्जांपल में आपके लिए क्या, ये जो पहला जो सीरीज है, क्या वो पहला सीरीज कभी एंड होगा या नहीं होगा? दूसरा सीरीज जो एग्जांपल में लिखा है, क्या वो कभी एंड होगा या एक वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा? और सिमिलरली थर्ड जो केस है उसके लिए भी तीनों जो एग्जांपल जो लिखा गया है, तीनों देखो, जो आगे का जो ये डॉट लिखा गया है, दैट मीन्स दिस टेंड्स टू इनफाइनाइट। मतलब ये तीनों के जो तीनों एग्जांपल्स है, ये तीनों सिर्फ, इन तीनों को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं कि दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट सीरीज के बारे में भी आप लोग मेरे ख्याल से पहले अगर पढ़े हो तो ठीक है, अदरवाइज इसका अभी एक पूरा डिटेल्ड पढ़ना पड़ता है। इनफाइनाइट सीरीज के बहुत सारे उसका प्रकार रहते हैं, उसको कैसे कन्वर्ज किया जाता है, कन्वर्जेंस चेकिंग, ये सब चलता है। ठीक, तो अब आपको देखना यह है कि कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है ना। कन्वर्जेंस हम कब बोलेंगे कि एक सीरीज और एक सीक्वेंस कब कन्वर्ज होगा ना, अगर एक सीक्वेंस और सीरीज का एक फाइनाइट लिमिट होता है। क्या होता है? फाइनाइट लिमिट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? स्क्रॉल नहीं हो रहा है। क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस और सीरीज आपके पास प्रेजेंट है, इफ ए सीक्वेंस और सीरीज है ना, इफ ए सीक्वेंस हैज फाइनाइट लिमिट, हैज फाइनाइट limit, it is called a convergent series. It is called a convergent series. It is called a convergent series. और अगर ये कन्वर्जेंट नहीं होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। एंड इफ नॉट कन्वर्जेंट, एंड इफ नॉट कन्वर्जेंट मतलब ये जो सीक्वेंस का जो एक फाइनाइट लिमिट है, अगर ये लिमिट अगर फाइनाइट नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे? देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीरीज और सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल, तीनों जो एग्जाम्पल लिखा गया है, इन तीनों एग्जाम्पल में मुझे कोई बता सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा सीरीज है जो कन्वर्ज होगा और कौन सा सीरीज है जो डाइवर्ज होगा? सर फर्स्ट वाला डाइवर्स हो रहा है और सेकंड जो है ना कन्वर्स हो रहा है। फर्स्ट वाला डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, हाँ। सेकंड जो है वो कन्वर्स हो रहा है। सेकंड वाला कन्वर्ज हो रहा है। ठीक, सेकंड वाला कन्वर्ज हो रहा है। थर्ड वाला, थर्ड वाला भी डाइवर नहीं कन्वर्ज हो रहा है, थर्ड वाला। थर्ड वाला थोड़ा सोच के बताओ। सर वो इनफाइनाइट सीरीज टाइप का चले जा रहा है सर। पहले तो तो डाइवर्ज होगा ना, हाँ इनफाइनाइट ये, की ओर जा रहे हैं। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा ना, तो कन्वर्ज डाइवर्ज। नहीं होगा ये। तो ये डाइवर्ज हो गया। और पहले वाले केस के लिए आप क्या बोल सकते हैं? 1357 ये जो सीरीज है, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्ज होगा? कन्वर्स होगा सर। कैसे कन्वर्ज होगा? डाइवर्ज है कि कन्वर्ज है? अब देख लो सर, अब क्या है वो। आरती? यस सर। हाँ, आप जो कन्वर्ज बोले ना, तो हाँ, क्या सोच के आप कन्वर्ज बोले?
मतलब कुछ तो लगा होगा आपको कि हाँ इसी कारण से इसको कन्वर्ज बोल सकते हैं। जैसे बाकी दोनों एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में ठीक है, उसमें आपको पता चल रहा है, लेकिन एग्जाम्पल जो पहला है इसके लिए आप कैसे बोल सकते हैं कि ये कन्वर्ज होगा? ये कन्वर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो पहला जो आपके पास सीरीज है, ये पहला जो सीरीज है, आप यहाँ पे इनको इनफाइनाइट तक ले जाओगे तो ये आपको इनफाइनाइट टर्म्स ही देगा, तो ये कन्वर्ज नहीं होगा, मतलब ये सिंपली एक डाइवर्जेंट सीरीज। तो डाइवर्ज और जो सेकंड वाला सीरीज है मतलब यहाँ पे फैलना, 1/इनफाइनाइट, डाइवर्ज मतलब फैलना डाइवर्ज होने होता का है। मतलब है कि इसका फैलना होगा, मतलब ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाएगा, और ये कब कन्वर्ज खत्म मतलब, होगा टेंस टू कोई पता नहीं है। इनफाइनाइट, हाँ टेंस टेंस टू कन्वर्ज, टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, होगा, लेकिन और जब ये टेंस जब टू ये जीरो कन्वर्ज की ओर होगा होगा, टेंस टू जीरो हो जीरो जाएगा। होगा। तो ये जो हाँ सर। कन्वर्ट सीरीज है यहाँ पे देखो, अगर 1/इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1/इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जाके ये जीरो पे आके रुकेगा, है ना। और शुरू कहाँ पे हो रहा था, ये 1 से शुरू हो रहा था। और थर्ड जो सीरीज है यहाँ पे भी देखो, आप इन के टर्म्स को, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार तो ऑल्टरनेट हो रहा है, 1 - 1 1 - 1 ऐसे ऑल्टरनेट हो रहा है। तो इन का जो वैल्यू है आप यहाँ पे इनफाइनाइट पे पुट करोगे तो आइदर ये +1 और -1 दोनों में से कोई एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो थर्ड सीरीज है ये भी आपका डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंस के लिए हम एक लाइन में किस प्रकार से बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या है, कि जब हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस का बात करते हैं, कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज व्हेन वी गो थ्रू सम टर्म्स अ कांस्टेंट फाइनल टर्म इज अचीव्ड as n tends to infinite. Convergent sequence is when through some terms a constant or final term is achieved as n tends to infinite. क्या बोला जा रहा है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, इज व्हेन थ्रू सम terms through some terms a कांस्टेंट, और हम क्या बोल सकते हैं, उसको फाइनल भी बोल सकते हैं, है ना। फाइनल टर्म इज ACHIEVED अचीव्ड एज n टेंस टू इनफाइनाइट। आप n की वैल्यू है, इस वैल्यू को आप इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करोगे और आपको अगर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, एक फाइनल रिजल्ट अगर आपको मिलता है, तो वो सीरीज आपके लिए क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा। और जो भी आपका फंक्शन गिवन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये फंक्शन और ये जो टर्म है ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस का बात करते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए इसमें आपके लिए क्या हो जाएगा ना, डाइवर्जेंट सीक्वेंस इसमें क्या होगा, जो जो आपका टर्म्स है ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। इसके केस में क्या होगा, द टर्म्स नेवर बी कांस्टेंट, द टर्म्स नेवर बिकम कांस्टेंट। आपका जो अल्टीमेट जो टर्म है वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा, जैसे आप लोग अभी इस एग्जांपल में देखे हैं, है ना। ये जो एग्जांपल अभी ऊपर में लिखा गया था, ये दोनों एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3, इन दोनों में देखो आपका फाइनल टर्म कौन सा होगा ये आपके लिए स्पेसिफाइड नहीं है। बट जो एग्जांपल नंबर 2 था, यहाँ पे आपके पास स्पेसिफाइड है कि अल्टीमेट टर्म आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस का एक आप सिंपली डेफिनेशन टाइप भी बोल सकते हैं। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस का एक और मतलब प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं कि चूंकि इसका जो टर्म्स है ये नेवर एंडिंग है, नेवर बिकम कांस्टेंट, तो इंस्टेड ये क्या करता है, जैसे आप लोग ये जो एग्जांपल नंबर 3 को देखे अभी, ये क्या करेगा, आइदर ये इंक्रीज होगा, आइदर ये इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा,
है ना, आइदर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब अगर मैं ऐसा करता कि 0 -1 -2 ऐसे करते हुए मैं ऐसे n तक लिख दिया और ये चलता गया, तो इसके केस में आपके लिए कभी ये इंक्रीज नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली ये डिक्रीज होता जाएगा, -1 से लेके 0 टू माइनस। तो दिस विल इंक्रीज अप टू प्लस इनफाइनाइट साइड, और दिस इन दिस केस जब डिक्रीज होगा तो दिस विल डिक्रीज अप टू माइनस इनफाइनाइट। कौन से केस में? एज n टेंस टू इनफाइनाइट। क्लियर है सबको कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम कब बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा टॉपिक से रिलेटेड अब जो चीज है। तो टॉपिक से रिलेटेड टर्म से पहले, मतलब उसको करने से पहले एक छोटा सा इंटीग्रल मैं आप यहाँ से सॉल्व करूंगा, और जो कि आपके बाद में काम भी आएगा जब हम कन्वर्जेंस सीरीज ऑफ गामा फंक्शन देखेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी आपको काम आएगा। तो इसलिए इसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं चूज किया हूँ ताकि ये आपको उस कन्वर्जेंस को देखते समय कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ कि आपको एक इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, ठीक है, एक इंटीग्रेशन को आपको बनाना है। इवेलुएट द इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल दिया गया है आपको? 1 टू इनफाइनाइट 1/x² dx। ठीक है, आपको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई आइडिया है किसी को? सर एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स का पावर -2, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर वैल्यू निकाल के फिर अच्छा, वैल्यू पुट करेंगे। तो ठीक है, x² को मैं ऊपर ले गया, ठीक है, तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 1/x आ जाएगा ना, -1/x यस सर। आएगा। हम्म। ठीक है, तो -1/x इसका रिजल्ट आएगा, और आप इसमें वैल्यू पुट करोगे 1 और इनफाइनाइट। यही होगा। यही तो होगा ना? यस सर। हाँ ठीक, तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक 1। है, ओके, बट 1 मिलेगा रिजल्ट। तो ये आपको साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि ये जो सीरीज है दिस विल कन्वर्ज, है ना, ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत इजी था आपके लिए, 1/x², दिस इज वेरी इजी, तो आप इसको डायरेक्टली पुट कर दिए। ओके, लेकिन अगर मान लो, अगर जैसे ये केस अगर ऐसा हो जाता कि आपको यहाँ पे x का एक लोअर लिमिट में अगर आपको 0 पुट करना पड़ता, मान लो कि ये जो लोअर लिमिट है यहाँ पे 0 पुट करना, या फिर हायर लिमिट में 0, तो क्या हो जाता? वैल्यू क्या 1 आता? नहीं आता। अगर 1/0 पुट करता मैं, अगर लिमिट अगर ऐसा रहता कि 0 टू इनफाइनाइट सपोज, है ना, तो अगर लोअर लिमिट में अगर मैं 0 पुट करूँ तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट आ जाता। तो उसके केस में आप क्या ये बोल सकते थे कि ये कन्वर्ज करेगा? नहीं बोल सकते थे, क्योंकि आपका रिजल्ट इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ऐसे जो केसेस हैं जहां पे आपके लिए इंटीग्रल एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब कोई ऐसा इंटीग्रल जिसका आइदर ऑफ द लिमिट्स और बोथ द लिमिट्स टेंस टू इनफाइनाइट। आइदर ऑफ द लिमिट मतलब या तो अपर लिमिट या फिर जो लोअर लिमिट है, इन दोनों में से कोई सा भी एक लिमिट, या फिर दोनों के दोनों अगर इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू इनफाइनाइट है, अदर प्लस माइनस इनफाइनाइट के बीच, मतलब यहाँ तक अगर एक्सटेंडेड है, तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ऐसा जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जब हमको डील करना पड़ता है, तो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ये जो लिमिटिंग जो कंडीशन है 1 टू इनफाइनाइट, ये जो लिमिट है, इस लिमिट को हम क्या करते हैं, इस लिमिट को हम तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? देखो, चूंकि ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, दैट मीन्स ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल में तोड़ सकते हैं।
हो सकता है अगर कोई एक जैसे आप लोग फूरियर सीरीज के प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे कहीं पे 0 to 2 रेंज है और आपका फंक्शन का वैल्यू कुछ इस प्रकार का दिया गया है कि आपको इसको 3 अलग अलग प्रकार से तोड़ना पड़ता है, 0 to π/2, π/2 से पाई, और फिर आप एक कर दिए पाई से 2π। क्यों? क्योंकि तीनों जगह में आपको फंक्शन का जो वैल्यू है और जो कंडीशन है वो स्पेसिफाइड है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ पे तो चूंकि ये 3 था तो ये स्पेसिफाइड है तीनों के, तो ये जो टोटल जो इंटरवल है इस इंटरवल को हम क्या कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट इंटरवल में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लिमिट है इस लिमिट को अल्टीमेटली ये जो आपका जो इनफाइनाइट ये जो लिमिट है इस इनफाइनाइट लिमिट को चेंज करके हम एक नॉन कोई सा भी एक नॉन लिमिट लेंगे जो कि ग्रेटर देन द लोअर लिमिट। सपोज एक जो अपर लिमिट, यहाँ पे जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट आपका क्या है 1 है, अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट है। मैं इस इनफाइनाइट को छोड़ के एक सपोज कोई सा भी एक लोअर लिमिट, सॉरी कोई सा भी एक लिमिट टी ले रहा हूं जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, टी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लोअर लिमिट से समथिंग मोर देन द लोअर लिमिट। ठीक है, तो ऐसा एक वैल्यू को मैं चूज करूंगा और पहले देखूंगा कि क्या ये जो वैल्यू लिखा हूं मैं यहाँ पे जो एक इंटीग्रल 1 to t इस लिमिट में इस फंक्शन का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड किया जा रहा है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है। अगर ये वैल्यू कन्वर्ज करता है या फिर इसका कोई एग्जिस्टेंस रहता है तो मैं फिर मुझे क्या करना होगा, चूंकि हमारा गिवन इंटीग्रल का अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो मैं क्या करूंगा इसके आगे लिमिटिंग कंडीशन डाल दूंगा कि लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to t fx dx। क्लियर है? दिस इज द प्रोसीजर। हमको इस प्रोसीजर से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जो अभी जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे चूज किया हूँ इस प्रॉब्लम को हमको डील करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक बार फिर से फंक्शन को लिखा जाए कि दिस इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था 1/x², ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, तो चूंकि ये जो लिमिट है ये आपका लिमिटिंग कंडीशन कैसा था 1 to इनफाइनाइट, मैं इस लिमिट को कुछ इस प्रकार से तोड़ दूंगा। कैसे करूंगा कि 1 से t तक जहाँ पे क्या है t ग्रेटर देन 1 और t से इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि t का वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी हम उसका अपर लिमिट बोलेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो लिमिटिंग जो एरिया है 1 to t, इस लिमिटिंग रीजन में मैं देखूंगा कि मेरा जो फंक्शन है क्या इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, और आप लोग को पता भी होगा कि जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं अल्टीमेटली एक इंटीग्रेशन आपको वैल्यू किसका बताता है ना, एरिया अंडर द कर्व और एरिया अंडर द फंक्शन और एरिया अंडर द स्पेसिफाइड फंक्शन, जो कि आपको इस पर्टिकुलर जो लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग जो रीजन है उस रीजन में। ठीक है, तो आपको ये क्या बताता है कोई भी इंटीग्रेशन कि एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब वो एरिया चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो एनीथिंग आपको जो भी यहाँ पे गिवन रहेगा। ठीक है, कोई सा भी इंटीग्रल के अंदर में अल्टीमेटली आप एरिया ही फाइंड करते हैं विद इन दैट स्पेसिफाइड आपका जो इंटरवल है। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में। तो चूंकि अल्टीमेटली ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो एफ एक्स इक्वल टू 1/x², ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को मैं देखूंगा कि 1 to t ये जो लिमिट है इस लिमिट में एक क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको, मतलब एक जो एरिया का वैल्यू है वो एरिया का वैल्यू क्या हो रहा है। आप यहाँ पे एरिया ना लिख के सिंपली कोई सा भी लिख सकते हैं कि दिस इज द इंटीग्रल I1 लिख दिए और IT लिख दिए, दैट इज एनफ। मैं एरिया का कंसेप्ट बस ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। सो दिस विल बी गिवन बाय 1 to t 1/x² dx। ठीक है, तो अब इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 1/-1/x और यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे 1 to t, और जब आप इसको अल्टीमेट वैल्यू को देख लोगे तो आपको मिलेगा -1/t + 1। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक है कि हाँ 1 - 1/t दिस इज योर द एरिया अंडर द फंक्शन विद इन दैट स्पेसिफाइड रीजन। कौन सा रीजन में 1 to t इस पर्टिकुलर रीजन में।
ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, क्योंकि हम 1 to t इस रीजन को देख लिए हैं, अब हम जा सकते हैं 1 to infinite, जो अल्टीमेट जो हमारा जो टारगेट है। ठीक है। तो अब हम स्विच करेंगे कैसे ना, जब 1 to t को जब हम यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि अब हम देखेंगे कि जब ये 1 to infinite हो जाता है, दैट मीन्स एक लिमिटिंग कंडीशन आ जाता है कि t टेंस टू इनफाइनाइट। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये एक छोटा सा एक इंटरवल के लिए था, 1 to t इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये एक एरिया बता रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंटरवल होंगे, और उन सबका समेशन, और उन सबका समेशन को ही हम यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, और उस इंटीग्रेशन में लिमिटिंग कंडीशन आपके लिए क्या हो रहा है, टी टेंस टू इनफाइनाइट। तो मैं क्या करूंगा, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया मतलब जो आपका गिवन फंक्शन था 0 to infinite, सॉरी 1 to infinite, ये जो लिमिटिंग कंडीशन है, इस लिमिट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिमिटिंग कंडीशन डाल दूंगा कि लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ at का जो वैल्यू है, यहाँ पे हम एक लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे कि t टेंस टू इनफाइनाइट, और ये जो वैल्यू देगा ये हमको देखना है। सो अब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट 1 - 1/t, सो दिस विल गिव यू, अब यहाँ पे t का वैल्यू को इनफाइनाइट पुट करो, जो कि पहले भी हमको वहां पे डायरेक्टली मिला था, हम पहले देख चुके थे, है ना। तो ये तो आपको दिख भी रहा है कि अल्टीमेट रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 1। हालांकि आपका लिमिटिंग जो रीजन है 1 to infinite, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एरिया अंडर दैट पर्टिकुलर फंक्शन आल्सो बिकम्स इनफाइनाइट, जबकि इस इनफाइनाइट के मुकाबले ये जो 1 आपको वैल्यू मिला है, ये उसके लिए एकदम ना के बराबर है ना, बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी है इनफाइनाइट के मुकाबले। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी इंटीग्रल का लिमिट अप टू इनफाइनाइट हो और एरिया अंडर दैट पर्टिकुलर फंक्शन आल्सो बिकम्स इनफाइनाइट। ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि a = 1। तो अगर मैं इस पूरे इंटीग्रेशन को एट ए टाइम करना चाहता हूँ तो क्या कैसे करूंगा, ये जो आपका फंक्शन है 1/x² dx, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा कि लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट 1 to t 1/x²dx, और यहां से अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि दिस इज t टेंस टू इनफाइनाइट माइनस ऑफ 1/x 1 to t, और यहाँ पे अब बीच में वही स्टेप आएगा घुमा फिरा के, t टेंस टू इनफाइनाइट 1 - 1/t, एंड अल्टीमेट योर रिजल्ट विल बी 1। तो ऐसा जब आपको रिजल्ट मिलेगा, तो हर एक इंटीग्रल के नीचे हमको क्या लिखना पड़ता है, सो द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, सो द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि इंटीग्रल का ये जो वैल्यू है ये कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, 1 पे। ठीक है, समझ में आया सबको। यस सर। ठीक। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया था, ये एग्जाम्पल आपका गामा फंक्शन जब हम डील करेंगे तब ये काम आएगा। तो इस कन्वर्जेंस के केस में हमको 3 कंडीशन भी पढ़ना पड़ता है, मैं उतना डिटेल में आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बहुत आप लोग के लिए अनइजीनेस फील कराएगा। बट इतना आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि कोई सा भी अगर आपको एक लिमिट दिया गया है और एक इंटीग्रल दिया गया है जिसका जो कि क्या है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, आवाज आ रहा है आप लोग का। हाँ सर।
ओके, आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, ठीक, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक, तो जो मैं बता रहा था कि लिमिटिंग कंडीशन को आपको देखना ये है कि एक इंटरमीडिएट को एक आपको वैल्यू लेना है जो कि आपका लोअर लिमिट से ज्यादा है, और आपको चेक करना है कि क्या वो एक इंटीग्रल जिसको आप चूज किए हैं क्या वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो आप अब क्या करेंगे, वो आपका जो चूजन जो वेरिएबल है उसको आप टेंस टू इनफाइनाइट करो, तो आपको अल्टीमेटली आपका जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को आपको मतलब उस फंक्शन का कन्वर्जेंस आपका चेक हो जाएगा कि क्या वो फंक्शन कन्वर्ज करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा जो टॉपिक है बीटा फंक्शन का कन्वर्जेंस। ठीक है, बीटा फंक्शन का कन्वर्जेंस हमको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो यहाँ पे आप एक कन्वर्जेंस का एप्लीकेशन भी करते हैं, दूसरा जो हम लोग वहाँ पे जो कंडीशंस लिखते थे ना कि बीटा फंक्शन एक टू वेरिएबल फंक्शन है जहाँ पे एम और एन दोनों वैल्यू को लिखा गया था, ये दोनों का जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो था, वो आपका यहाँ पे एक सेटिस्फाइड होता है कि हाँ ये दोनों का वैल्यू जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बीटा फंक्शन का कन्वर्जेंस किस प्रकार से डील करते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन को लिखते हैं। बीटा फंक्शन कैसे लिखा गया था, बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। और कंडीशन हम क्या लिखे थे, m ग्रेटर देन जीरो n ग्रेटर देन जीरो, जो कि हम बार बार लिखना पड़ेगा अगर हम बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन किसी को भी लिखें। दिख रहा है सबको स्क्रीन में? हाँ सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट है यहाँ पे 0 to 1, इस लिमिट को अब मुझे चेक करना है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस चेक करने का मतलब ये होगा कि आपको ये देखना है कि ये जो दोनों जो आपका लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये दोनों जगह में क्या ये वैल्यू कन्वर्ज करता है या नहीं करता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका जो लिमिट है 0 to 1, इस लिमिट को मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा। इसको स्प्लिट करो, किस में स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है, कहाँ पे स्प्लिट करूंगा, मैं एक इंटरमीडिएट वैल्यू ले रहा हूँ, एक 0 से 1/2 लूंगा, और दूसरा वैल्यू लूंगा मैं 1/2 से 1, ऐसा ले सकते हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे अब ये जो बीटा फंक्शन जो यहाँ पे जो लिखा गया है, मुझे अब ये बीटा फंक्शन को अब दोनों इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना भी है। तो ये जो बीटा एम एन जो अभी आप लिखे थे, बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, this can be written as, अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, दोनों लिमिट में तोड़ के लिख सकते हैं, x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx plus integral from 1/2 से 1 x to the power dx। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक, अच्छा, तो अब आपको देखना ये है कि अब हम इसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो आपको देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे दो इंटीग्रल दिख रहा है, ये पहला इंटीग्रल और ये सेकंड इंटीग्रल। मैं क्या करूंगा, पहले कन्वर्जेंस जीरो में चेक करूंगा। जीरो किसके साथ एसोसिएटेड है, फर्स्ट इंटीग्रल के साथ। तो हमको हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि चेक द कन्वर्जेंस, चेक द कन्वर्जेंस एट जीरो, किसके लिए चेक करना है, ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल, इसको इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ 3, कल 1 और 2 था, आज ये 3 कर देता हूँ। और फर्स्ट इंटीग्रल
ऑफ RHS, कौन सा इक्वेशन का, इक्वेशन 3 का। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरा स्टेप में मैं क्या करूंगा, चेक द कन्वर्जेंस एट 1 ऑफ द सेकेंड इंटीग्रल ऑफ RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रल के लिए मैं 0 में कन्वर्जेंस चेक करूंगा, सेकेंड इंटीग्रल के लिए 1 में चेक करूंगा। तो अगर ये दोनों वैल्यू अगर चेक हो जाता है तो मेरा जो टोटल जो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, दोनों का कन्वर्ज हो जाता है, तो ये जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, ये फंक्शन भी आपके लिए क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। और ये भी कन्वर्जेंस का एक प्रॉपर्टी है, कन्वर्जेंस चेक करने का ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक इंटीग्रल कोई एनी इंटरवल में दिया गया हो और उस इंटरवल को अगर आप ऐसे 2 या 3 या 4 किसी भी नंबर ऑफ इंटरवल में अगर आप उसको तो सेपरेटली अगर उसको तोड़ रहे हैं, तो हर एक मतलब इंटीग्रल का वैल्यू उस स्पेसिफाइड जो छोटा छोटा जो इंटरवल है उन सब में अगर कन्वर्ज करता है, तभी रिजल्टेंट मतलब ओवरऑल जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था वो कन्वर्ज करेगा। इनमें से अगर एक भी अगर ऐसा निकला जो डाइवर्ज करेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 0 में कन्वर्जेंस। ठीक है ना, कन्वर्जेंस एट 0, कन्वर्जेंस एट 0, कन्वर्जेंस एट 0। ठीक, तो ये जो आपका बीटा फंक्शन में जो आपके पास जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ, दिस इज x टू द पावर m-1 1 माइनस x टू द पावर n-1, दिस इज योर गिवन फंक्शन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो x टू द पावर m-1 है इसको नीचे रखो, तो ये क्या हो जाएगा ना, 1 माइनस x टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1 माइनस m, ऐसा होगा। ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, अच्छा, तो अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू gx इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1, जहां पे क्या है, gx का वैल्यू क्या है, gx दिस इज इक्वल टू 1 बाई x टू द पावर 1 माइनस m, ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बाई एक्स टू द पावर 1 माइनस m, ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं क्या किया, इस टर्म को मैं gx मान लिया। तो यहां से मैं रेशियो निकालूंगा fx अपॉन gx का। ठीक है, fx अपॉन gx, ये क्या हो जाएगा ना, 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, यहां तक ठीक है सबको, 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 तक। लव पटेल, आवाज आ रहा है? जी सर, ठीक। हाँ सर। ठीक, तो अब देखो ये जो फंक्शन साउंड यहाँ पे जो प्रॉब्लम रेशियो सर, निकला, साउंड इस रेशियो को प्रॉब्लम। थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि ये जो एक्स का वैल्यू, देखो हमको क्या कहाँ पे कन्वर्जेंस चेक करना है, 0 में चेक करना है। तो अगर ये जो एक्स का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू 0 की ओर टेंड करता है, इफ एक्स टेंड्स टू 0, देन व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू टेंड्स टू 0 होता है, तो ये जो आपका फंक्शन है 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1, इसका वैल्यू कहाँ टेंड करेगा, 1। दिस विल टेंड टू 1, दिस विल टेंड टू 1। ठीक है, तो x टेंड्स टू 0, ऐसा कंडीशन में आपको दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1, ये फंक्शन टेंड्स टू 1 हो रहा है। तो अगर ये टेंड्स टू 1 हो रहा है, देन दिस टेंड्स टू 1, दैट मीन्स दिस कन्वर्जेस, है ना, ये एक ये कन्वर्ज कर रहा है।
ठीक, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान ये रखना है कि चूंकि जी एक्स जो टर्म है, ये टर्म क्या है, 1/x⁻1 - m, तो ये टर्म को भी हमको अब क्या करना पड़ेगा, इस कन्वर्जेंस चेकिंग में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब आपको ये देखना है कि अगेन ये जो लिमिट है 0 to 1/2, इस लिमिट में क्या आपका ये जी एक्स डी एक्स क्या ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो ये 0 to 1/2 ये जो लिमिट है, इस लिमिट में अब आप जी एक्स का वैल्यू को पुट करो, दिस विल गिव यू x⁻1। तो ये जो आपका फंक्शन है, अभी जो आपको एक इंटीग्रल मिल रहा है x⁻1 - m dx, ये कन्वर्ज कब करेगा, दिस विल कन्वर्ज, कब कन्वर्ज करेगा कि अगर आपका ये जो 1 - m ये जो वैल्यू है, 1 - m ये जो वैल्यू है 1 - m, if this value is less than 1, that is m is greater than 0। अब m ग्रेटर देन 0 का वैल्यू आप पुट करो और आप इस पूरे फंक्शन का वैल्यू निकालने का कोशिश करो, देखो बहुत इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगा। आ रहा है समझ में कि m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, एक कंडीशन, यही एक कंडीशन है कि आपका ये जो लिमिट है, ये लिमिट तभी कन्वर्ज करेगा। ये 1 - m दिस लेस, इसका वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आपके लिए m का वैल्यू क्या होगा, मतलब m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एंड फॉर दैट केस जो आपका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2 gx dx, दिस विल कन्वर्ज। क्लियर है सबको? अगर आप m का Yes, वैल्यू 0 से ज्यादा पुट करोगे तभी आपका ये सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो देखो m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तब ये gx कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे उससे जस्ट ऊपर में लिखा गया था f(x/gx टेंस टू 1), मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है। तो ये कन्वर्ज कब कर रहा है ना, देखो f(x/gx टेंस टू 1) हो रहा है, gx भी कन्वर्ज कर रहा है m ग्रेटर देन 0 कंडीशन में। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो गिवन फंक्शन था f(x), ये f(x) भी अब कन्वर्ज करेगा, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, f(x/gx) ये टेंस टू 1 हो रहा था, gx क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और ये रेशियो भी टेंस टू 1 होने का मतलब ये भी कन्वर्ज हो रहा है। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, f(x) कन्वर्जेस। तो f(x) अगर कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स आपका ये जो गिवन जो लिमिट था 0 to 1/2 x⁻m - 1 - x⁻, क्या हो जाएगा, n-1 dx is convergent, कहाँ पे, एट 0, किस कंडीशन में, फॉर m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0 कंडीशन में क्या होगा ना, आपका ये जो लिमिट है, सॉरी ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। yes sir. तो ये कन्वर्ज कर रहा है, ये 0 में हुआ। सिमिलरली आपको चेक करना है कन्वर्जेंस कहाँ पे, 1 पे चेक करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कन्वर्जेंस एट 1, कन्वर्जेंस एट 1, अब 1 पे हमको कन्वर्जेंस चेक करना है। तो फिर से हम पहले फंक्शन को लिखेंगे, f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, x⁻m-1 1 - x⁻n-1, जो कि आपका गिवन फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे भी मैं सेम प्रोसीजर करूंगा,
बस पहले के केस में x को मैं नीचे रखा था, अब मैं 1 माइनस एक्स ये जो टर्म है इस टर्म को मैं नीचे रखूंगा। तो इस फंक्शन को मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, x टू द पावर m माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस n, ऐसा लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू सम gx इंटू एक्स टू द पावर m माइनस वन, जहाँ पे gx का वैल्यू क्या है 1/1। आगे बढ़ूं? यस। ठीक, तो अब हम पहले की तरह ही जाएंगे, एफ एक्स और जी एक्स का रेशियो निकालो। एफ एक्स बाई जी एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर m माइनस वन, होगा ऐसा? ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखो कि अगर मैं m का वैल्यू, ये जो m है, इस m का वैल्यू अगर ये टेंस टू वन होता है, इफ m टेंस टू वन, ठीक है, इफ m टेंस टू वन होता है, तो x टू द पावर m माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन आएगा। क्या हो जाएगा? वन वन। 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो रहा है, दैट मीन्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका भी वैल्यू क्या हो रहा है, दिस टेंस टू 1, ऐसा हो रहा है। कौन से कंडीशन में? ना जब m टेंस टू 1 हो रहा है ना। ठीक, तो अब हमको, चूंकि ये एक ऐसा कंडीशन हो गया है कि आपको दिख रहा है कि रेशियो 1 की ओर मर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो अब आपको क्या चेक करना होगा, ये जो gx है, क्या ये gx का वैल्यू उस इंटरवल में मतलब 1/2 से 1 के बीच में क्या ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। तो आपको अब क्या चेक करना है, 1/2 से 1 gx dx, इसका वैल्यू को आपको चेक करना है कि क्या ये कन्वर्ज करेगा या नहीं। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस एन और ये dx में लिख दिया। ठीक, तो ये जो फंक्शन आपको मिला है, ये कन्वर्ज कब करेगा? आई जब डबल एफ लिख वन रहा हूँ, मतलब इफ एंड माइनस ओनली एन इफ लेस देन वन होगा। 1 माइनस एन लेस देन 1 होगा, जब 1 माइनस एन लेस देन 1 होगा, बिल्कुल सही है। तो 1 माइनस एन लेस देन 1 अगर ऐसा हो रहा है, दिस मीन्स एन का वैल्यू क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, बहुत सही। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, तो आपका ये जो 1/1 माइनस एक्स, ये जो टर्म टर्म है टू द पावर 1 माइनस एन, ये इंटीग्रल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा। तो gx भी कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स बाई जी एक्स का वैल्यू भी टेंस टू 1 हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो एफ एक्स है दिस विल ऑल्सो कन्वर्ज, तो एफ एक्स कन्वर्जेस। ठीक है, तो एफ एक्स अगर कन्वर्ज करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 से 1, ये जो लिमिट है, इस लिमिट में एक्स टू द पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन dx, ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल क्या हो रहा है, दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस, कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, एट 1। कौन से कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ है ना, यहाँ पे भी आई डबल एफ लिख लीजिएगा, है ना। कहाँ पे लिखा था मैं, हाँ ये आई डबल एफ।
इफ एंड ओनली इफ, मतलब यही एकमात्र कंडीशन है कि आपका ये जो फंक्शन है और जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आपको क्या दिखा कि जो आपका 0 to 1/2 ये जो इंटीग्रल है, दिस ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आपको मिलेगा, मतलब 0 to 1, ये इंटीग्रल भी क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए इंटीग्रल को, कन्वर्ज होना। दिस इंटीग्रल कन्वर्ज। मस्ट आल्सो कन्वर्ज होना चाहिए, और दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस हेंस क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 x⁻m−1 1 - x⁻n−1 d एग्जिस्ट, है ना। ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है किस देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m and n ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी कंडीशन कल जैसे हम लोग लिखे थे कि m और n का वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम डील करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हुआ तो m और n का रियल वैल्यू पार्ट, तो कैसा होना चाहिए, रियल पार्ट को रियल ग्रेटर पार्ट देन। होना चाहिए। हाँ, रियल पार्ट जो है दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये था आपका बीटा फंक्शन का कन्वर्जेंस टेस्ट। ठीक है, तो इससे आपको सर पता क्या चल रहा है कि जो रिजल्ट जो आपको मिलेगा, हाँ, सर <<1 भी होगा ना? <<1 मतलब मतलब m और n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से लेस। m और n की वैल्यू, हाँ, ये जो आपका ये जो लिमिटिंग कंडीशन है ना, यहाँ पे देखो अगर m का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, m और n दोनों का ही वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो गया, बहुत अच्छा सवाल है आरती, अगर m और n यस का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो गया तो क्या ये कन्वर्ज नहीं करेगा, सर, ऐसे में तो नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से, सही जा रहे हो बताओ। सर, ऐसे में अगर m की वैल्यू सपोज 2 - 1 मतलब x⁻1 मतलब x ही हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी आएगा ही नहीं, तो फिर कैसे कन्वर्ज होगा? तो हमको इन्फिनिटी तक जाना ही नहीं है। बट सर देखो कन्वर्ज तो नहीं अगर ये होगा। जो m और n ये जो वैल्यू है, देखो देखो देखो, अगर m और n, ठीक है, m का वैल्यू आप पुट करो, m का वैल्यू क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, ठीक है, m का वैल्यू अगर आप यस। 2 पुट करोगे और n का वैल्यू क्या क्या पुट करना है आपको, एनीथिंग आप कोई भी सर बताइए। जो बड़ा हो। ठीक है, m और n दोनों का वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रल का वैल्यू, x × 1 - x dx, और अब 0 to 1, ऐसा ही होगा, यस सर। है ना। तो ये क्या हो जा रहा है आपका, ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेक करो जरा, x - x² 0 to 1 dx, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x² ये / 2 जीरो। - x³, ये 0 to 1, ये भी 0 to 1, ऐसा ही होगा। तो एक बार हो यस सर। जाएगा 1/2, एक बार 0, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। तो ये रिजल्ट क्या कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, 1/2 - 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, 1/6। 1/6, 1/6। तो अब बताइए कि क्या ये कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कन्वर्ज हो रहा है सर। कन्वर्स हो रहा है। देखो अगर ऐसा नहीं होता ना, तो सर, ये जो कंडीशन लिखा गया है ना एम और, हाँ 0 to 1 की लिमिट है, उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो कन्वर्ज होगी, अगर उसके वैल्यू की लिमिट से बाहर चलेगी मतलब डाइवर्ज है। तो ये लिमिट ये कहाँ पे है, ये तो 0 और 1 के बीच में है ना। 0 से 1 के बीच में।
तो मतलब कन्वर्ज होगी। तो अगर क्या ये एक से ज्यादा वैल्यू वैल्यू होती है तो मतलब कन्वर्ज हो? डाइवर्ज हो रही है, सिंपल सी बात है उसमें। देखो ये जो आपका ये जो कंडीशन है 0 to 1, इस लिमिट इस रीजन में आपका एक स्पेसिफाइड वैल्यू आपको दिख रहा है ना। और जो चीज हम यस शुरुआत में पढ़ रहे थे वहां पे भी इसी बात को बोला गया है कि अगर आप एक स्पेसिफाइड कोई कांस्टेंट और फाइनल टर्म में आके अगर आप पहुंच जाते हैं, है ना। हालांकि ये जो यहाँ पे जो हम लोग एग्जांपल लेके यहाँ पे जो डील कर रहे हैं, ऐसा एग्जांपल लेके डील करना हमारे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमको बीटा फंक्शन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ना। अगर x इंटू 1 - x इंटू dx अगर है तो जिसको सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन पता है वो भी इसका वैल्यू फाइंड कर लेगा। तो उसके लिए मुझे बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन बनने का जरूरत नहीं है। तो जहां जिस कंडीशन में हम लोग बीटा गामा फंक्शन को यूज करते हैं वो सारे कंडीशन में ऐसा आपको केस मिलेगा जहां पे आपको ये जो एम और ये जो वैल्यू है ना, एम एंड एन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फॉर ऑल लिखा है, फॉर ऑल। ये जो सिंबल है ना उल्टा ए टाइप लिखा है ना, दिस इज फॉर ऑल सिंबल है कि सारे एम और एन के वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ठीक है। तो एम और एन का वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो लिमिट है ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये कन्वर्जेंस इसका टेस्ट सक्सेसफुल होगा। आया समझ में आरती? यस सर। है ना। देखो इसका मतलब यही है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये एम और एन का वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाइड हो जाता कि एम और एन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मतलब यहाँ पे एक सिंबल ऐसा हो जाता है 0 लेस देन एम और एन लेस देन 1। तो यहाँ पे फॉर ऑल वाला जो सिंबल है ना ऐसा नहीं होता फिर, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़े गामा के लिए। यस सर। ठीक, तो गामा फंक्शन का जब हम कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे इसके केस में भी आपको देखना है कि आपका जो वैल्यू, अच्छा हाँ एक बात मैं यहाँ पे बोलना भूल गया कि बीटा फंक्शन में जब हम कन्वर्जेंस टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि m और n दोनों का ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि आपका कंडीशन, जो हम जब बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन को लिखते हैं उसके साथ ये कंडीशन लिखा जाता है। तो जब हम अब गामा फंक्शन को डील करेंगे तो गामा फंक्शन कितने वेरिएबल फंक्शन है? 2 वेरिएबल फंक्शन। गामा फंक्शन कितना वेरिएबल फंक्शन गामा है? गामा हाँ? 1 है, बीटा बीटा 2 वन वेरिएबल है। वेरिएबल फंक्शन। हाँ, और गामा 1 है। हाँ, गामा 1 है। तो आपको हाँ, यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि जो आपका गामा फंक्शन है ये गामा फंक्शन का जो वेरिएबल, जैसे हम लोग एन से लिखे थे, तो उस एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये जो कंडीशन जो उसके साथ एसोसिएटेड रहता है, क्या ये कंडीशन यहाँ पे भी सक्सेसफुली हम उसको डील कर पाएंगे कि नहीं। जैसे बीटा फंक्शन में हम अल्टीमेट रिजल्ट में लाए कि एम और एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमको अल्टीमेट वहीं पे आना है कि गामा फंक्शन ऑल्सो एग्जिस्ट और ऑल्सो कन्वर्जेस फॉर एन ग्रेटर देन 0। तो कोई मुझे बता सकता है कि गामा फंक्शन के लिए कन्वर्जेंस टेस्ट हम कौन से दोनों पॉइंट में करेंगे? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और कोई? और कोई बताएगा? आरती? और एक 0 टू इनफाइनाइट। हाँ, अब उपेंद्र सही बोले कि 0 टू इनफाइनाइट ये आपका लिमिट है, तो मुझे माइनस इनफाइनाइट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, जी सर है अभी ना। ख्याल आया मेरा। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो गामा फंक्शन का कन्वर्जेंस आपको टेस्ट करना है। तो गामा फंक्शन का इनिशियली हम पहले गामा फंक्शन को लिख लेते हैं कि गामा फंक्शन कैसे लिखा गया था। दिस इज 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर क्या था? n-1। n-1 x टू द पावर n-1 dx। ठीक है, तो आपको कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। तो जैसा कि हम शुरू में देखें कि कन्वर्जेंस टेस्ट अगर ऐसा करना है, दिस इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, साफ साफ दिख ही रहा है। तो
इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल का ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को मैं दो पार्ट में बांटूंगा। एक को मैं क्या करूंगा, 0 to 1 रखूंगा, 0 to 1 e to the power minus x x to the power n minus 1 dx। और दूसरा जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, 1 to infinite e to the power minus x और x to the power n minus 1 dx। ठीक है, तो ये दोनों इंटीग्रल आपके पास मिला है। अब हमको कन्वर्जेंस टेस्ट करना है, तो मैं पहला जो इंटीग्रल है इसका कन्वर्जेंस टेस्ट कहाँ पे करूंगा, एट 0 पे। और जो दूसरा इंटीग्रल है इसका कहाँ पे करूंगा, एट इनफाइनाइट। क्या करना है मुझे, कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, कन्वर्जेंस टेस्ट करना है दोनों के केस में, पहला इंटीग्रल के लिए 0 पे और दूसरा इंटीग्रल के लिए इनफाइनाइट में, है ना। तो सबसे पहले करते हैं 0 में, तो कन्वर्जेंस एट 0, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्जेंस एट 0। ठीक है, कन्वर्जेंस एट 0, इसमें आप देखते हैं तो जैसे पहले के केस में किया गया है, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। एक फंक्शन का पहले लिखो e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंशियल को ऊपर में ही रखो, बाकी जो आपका फंक्शन है x टू द पावर जो फंक्शन है उसको नीचे लाओ, तो दिस विल बिकम x टू द पावर 1 माइनस n, ऐसा ही होगा। ठीक है, x टू द पावर n माइनस 1 माइनस n। तो यहाँ पे भी आपको शायद अब अंदाजा हो भी गया होगा कि gx हमारे लिए कौन सा टर्म हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू gx इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। gx क्या है, 1 बाई एक्स टू द पावर 1 माइनस n। सो मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा होगा। यस सर। ठीक, तो अगर ऐसा अगर हो रहा है तो अब इसी कंडीशन को अब आपको देख के बताना है कि अगर x टेंस टू अगर 0 होता है, इफ x टेंस टू 0, e टू द पावर माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर e टू पावर 0 इक्वल टू 1। 1 हो जाएगा, है ना। दिस विल टेंड टू 1। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एफ एक्स बाई जी एक्स, दिस टेंड टू 1। तो अब आपको क्या चेक करना होगा, 0 to 1 इस लिमिट में आपका जी एक्स का कन्वर्जेंस का कंडीशन निकालना होगा, है ना। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 to 1 जी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 0 to 1 इस लिमिट में जी एक्स का वैल्यू पुट करो, 1 बाई एक्स टू द पावर 1 माइनस एन डी एक्स। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है दिस विल कन्वर्ज, कब कौन से कंडीशन में कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस एट 0। कौन सा कंडीशन होगा, अगर 1 माइनस एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1। लेस देन 1। 1। तो दिस विल, हाँ, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एन ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन आपके लिए सेटिस्फाइड हो गया, एन ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं अल्टीमेटली कि टू 1 इस लिमिट में आपका जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन, e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, दिस कन्वर्जेस कहाँ पे, एट 0 फॉर n ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 0 पे ये कन्वर्ज कर रहा है, कौन से कंडीशन में, जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। ठीक,
सो आवर नेक्स्ट पार्ट विल बी कन्वर्जेंस। कहाँ पे चेक करना है आपको? कन्वर्जेंस एट इनफाइनाइट, है ना? इनफाइनाइट में आपको कन्वर्जेंस चेक करना है। यहाँ पे चेक करने के लिए अब हम थोड़ा सा अलग प्रोसीजर फॉलो करेंगे। किस प्रकार से प्रोसीजर फॉलो करेंगे ना, अगर ये एक कंडीशन में लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है कि e टू द पावर x दिस इज ग्रेटर देन x टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, फॉर एनी value of n when x is large enough। x का वैल्यू जब बहुत ज्यादा, मतलब हाई वैल्यू होता है x का, तो ये जो कंडीशन है e टू द पावर x, इसका वैल्यू x टू द पावर n प्लस 1 से ज्यादा होगा। ये एक कंडीशन है, एक ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, आप लोग शायद पहले भी पढ़े होंगे। इनफाइनाइट सीरीज जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से ये कंडीशन भी हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सिंपली अगर आप कुछ नहीं करना है, अगर आप एक लॉगरिथम यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो लॉगरिथम सीरीज से भी आप इसको देख सकते हैं कि लॉग ऑफ मतलब x इंटू समथिंग का वैल्यू किस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि x टू दी पावर n प्लस 1 दिस इज लेस देन e टू दी पावर x, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या करना है हमको कि ये जो x टू दी पावर n प्लस 1 और e टू दी पावर x जो यहाँ पे लिखा गया है, इसको मैं दोनों साइड में 1 एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज लेस देन e टू दी पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ना, यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं x टू दी पावर n माइनस 1, x टू दी पावर n माइनस 1 और e टू दी पावर x को लेफ्ट साइड में लाओ तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस x दिस इज लेस देन 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। क्या मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, e टू दी पावर माइनस x x टू दी पावर n माइनस 1 दिस इज लेस देन 1 बाई एक्स स्क्वायर। उसी चीज को बस उल्टा करके लिखा गया, एक्सपोनेंशियल को पहले और x का पावर को बाद में लिखा गया है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, तो अब देखो आपका ये जो सेकेंड जो इंटीग्रल था जिसका लिमिट क्या था, 1 टू इनफाइनाइट, है ना। तो 1 टू इनफाइनाइट इस लिमिट में मुझे बताओ क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या ये कन्वर्ज करता है? यस सर, अगर n 1 टू मतलब n ग्रेटर देन 1 होगा तो, अगर n की वैल्यू 1 से n बड़ी ग्रेटर होगी देन तो 1 होगा तो हाँ, नहीं आप मुझे बताओ 1 टू इनफाइनाइट, ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा हूँ दिख रहा होगा स्क्रीन में आपको, 1 टू इनफाइनाइट 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या ये पर्टिकुलरली ये फंक्शन कन्वर्ज करता है? हाँ सर। सिर्फ इस फंक्शन को पूछ रहा हूँ, ऊपर का सारे हिस्से को सर छोड़ दो, अभी कुछ सिर्फ देर पहले ये बता रहे सर। हाँ अभी तो किया ना इसको, हाँ सर। तो ये फंक्शन Yes, क्या sir, करता तो है, दिस कन्वर्जेस, है ना। बात को समझो, ये जो फंक्शन है ये कन्वर्ज करता है, यस सर। और आपके पास ये जो टर्म है जो कि 1 बाई एक्स स्क्वायर से भी छोटा है, तो क्या ये टर्म कन्वर्ज नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा सर। करेगा, है ना। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि सो 1 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1, देखो ये गामा का ही रूप है ना, ये यहीं से आया, उसी चीज को लाने के लिए हमको कंडीशन को यहाँ पे लिखना पड़ा। तो ये जो इंटीग्रल है e टू द माइनस x x टू द पावर n माइनस 1
dx, दिस ऑल्सो क्या होता है, कन्वर्जेस। कौन से कंडीशन में होगा, इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, जीरो इनका n वैल्यू greater than 1 ग्रेटर देन जीरो, सॉरी 0 0 नॉट 1, जीरो। पहले हम जीरो निकाले है ना, यस सर है ना। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन अगर जीरो हो जाता है तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो आपका इंटीग्रल था 1 to ∞, ये पूरा इंटीग्रल आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो आपके पास ये इंटीग्रल कन्वर्ज होने का जो दोनों सेपरेट जो लिमिट था, एक आपके पास था 0 to 1 और दूसरा क्या मिला 1 to ∞, ये दोनों आपके लिए क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और दोनों के केस में आपका कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन जीरो। तो क्या मैं इन दोनों को एक साथ मर्ज करके नहीं लिख सकता कि 0 to ∞, 0 to ∞, e⁻⁻x, x⁻n−1 dx converges for n greater than 0। दैट मीन्स आपका ये जो इंटीग्रल है, मतलब ये जो गामा जो फंक्शन है, गामा एन जिसको हम लिखते हैं, ये गामा एन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर। यस सर ठीक है, ओके। तो ये था आपका बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का कुछ कन्वर्जेंस टेस्ट, और मोर स्पेसिफिकली कि इसका जो कंडीशन है m ग्रेटर देन जीरो, n ग्रेटर देन जीरो, ये सब जो कंडीशंस लिखा गया था, उस कंडीशंस का वेरिफिकेशन क्या क्या है अल्टीमेटली, है ना। तो ये एक बेसिकली एक थियोरेटिकल पार्ट है जो कि आपको किसी भी जगह में ऐसे जनरली पूछता नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि बीएससी के स्टूडेंट्स इसको कैसे उन लोग के कोर्स में आता भी है कि नहीं। अगर आता होगा तो, और अगर कोर्स में भी अगर है तो उनको जरूर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए थियोरेटिकली कि प्रूव द कन्वर्जेंस और सिंपली शो द कन्वर्जेंस टेस्ट ऑफ बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन। ठीक है, तो ये चीजें जो है, ये चीजें आपको थोड़ा पढ़ना था, तो मैं सिर्फ बेसिकली इतना ही बताया आज। कल हम लोग बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल से आपका जो मेन जो हमारा बीटा गामा फंक्शन का जो एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस एक्चुअल में कल से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन का जो बेसिकली जो एप्लीकेशंस है, वो सारे एप्लीकेशंस हम लोग कल से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टीज। जैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि बीटा एम एन और बीटा एन एम का वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, गामा एन प्लस वन इजिकल टू एन गामा एन, ये सब जो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, अगर पढ़े होंगे कभी बीएससी में, तो उन सारे चीजों के बारे में हम लोग अगली क्लास में डील करेंगे। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर तो आप लोग के पास भी आई थिंक मेरे ख्याल से मैथमेटिकल फिजिक्स का बुक होगा किसी किसी स्टूडेंट के पास, है ना। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तब अगर आप कहीं से अगर इसको जुगाड़ कर सकते हैं। बीएससी वाले ने तो दिया है सर बीटा गामा फंक्शन। हेलो 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 हेलो, तो कल हम लोग इसका जो भी प्रॉपर्टी और बाकी सारी चीजें जो भी है इसके कॉर्पोरेट में, उन सारी चीजों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जी सर। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव। थैंक यू सर हाँ ठीक है, थैंक यू आरती। सर हाँ उपेंद्र बताओ। इसमें अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं कि और दूसरे कॉलेज? उससे कोई मतलब नहीं है।
ऐसा। मुझे भी, मैं भी नहीं देखा हूँ कि कौन कहाँ से है। जनरली हम्म आपके ही दोस्त लोग हैं, सब जानता है। हम्म। सर मैंने ठीक है भी मतलब आप, लिंक शेयर किया था सर ठीक है कुछ आप, लोगों को। अच्छा, हाँ सर। नहीं ठीक है। ठीक। थैंक। ठीक है उपेंद्र, लीव करो। जी सर। यशवंत लीव करो, कोमल साहू लीव करो।